बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। मुल्क की सूरत हाल पे आज नज़र डालेंगे। मुल्क में सियासी सूरत हाल जहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए पेशकश की हुई है। उसके साथ साथ बानी PTI ने अपने एक्स अकाउंट से एक पैगाम जारी किया है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ये सारे के सारे कठपुतली हैं। इनके पास ये इस्टब्लिशमेंट से पूछे बगैर अपने नाश्ता भी नहीं करते। और इसके साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि इस सूरत हाल में, इस टेंस सिचुएशन में क्या यहाँ पे कोई रूम है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएं। हालिया चंद रोज़ कबल अमेरिकन बिज़नेस कम्युनिटी के लीडरशिप ने यहाँ पाकिस्तान में विज़िट किया और उन्होंने पाकिस्तान में अपना इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्फिडेंस शो किया। और उन्होंने ये बताया उनको जो लीड कर रहे थे उस वफ़द को, जेंट्री, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जो फेक न्यूज़ है, जो फेक वीडियोज़ बनाए जाते हैं, वहाँ से अमेरिका में बैठे हुए लोग उससे मिसगाइड होते हैं। उसके साथ साथ हम आज इस बात पे डिस्कस करेंगे कि जो पीका एक्ट आया है ख़ास तौर पे, क्या वाकई ये होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, क्या सिविलाइज्ड कंट्रीज़ में ऐसा कुछ होता है, या यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो हमारे पास सोशल मीडिया है, जिस वक्त वो जो इस वक्त एक्ट कर रहा है, क्या वो ठीक है। इसके साथ साथ हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारे मुल्क में जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का है और हम कहाँ ग्रेड करते हैं। और सिंध गवर्नमेंट पे ऊपर इस वक्त MQM की तरफ से सख्त तनकीद की जा रही है, उस पर भी आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं सुखदेव साहब, जुमान हैं सिंध गवर्नमेंट पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ नवीद लाखानी साहब हैं जो पाकिस्तान के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के मालिक भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, फिलंथ्रापिस्ट भी हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इस वक्त हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है आमिर मुगल साहब ने। आमिर मुगल साहब PTI के सीनियर रहनुमा। आमिर मुगल साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए एक और विंडो ओपन की है, उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, लेकिन जो बानी PTI की जो जिस तरह से एक्स अकाउंट से बयानात आ रहे हैं, आप समझते हैं कि ये कुछ डेवलपमेंट हो सकती है या मुज़ाकरात का चैप्टर PTI ने कम्प्लीटली क्लोज कर दिया? जी शुक्रिया डॉक्टर हुसैन साहब। सबसे पहले तो बात आप जहन में रखें कि मुज़ाकरात का जो ऑप्शन है वो कम्प्लीटली कभी बंद नहीं होता। आप जितनी मर्जी जंगें लड़ लें, एक दिन आपको मैदान से निकल के बैठ के टेबल पे ही अपने मामलात हल करने होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब ये सोचना ये होता है फ्रीकैन ने कि उन्होंने कितना अरसा लड़ना है और कितने अरसे बाद या कितनी जल्दी उन्होंने आके टेबल पे बैठ के बात करनी है। राइट। तहरीक इंसाफ के 3-4 इशू हैं बड़े। हमने 2 इशूज वक्ती तौर पे पीछे कर दिए, हम उनसे दस्तबरदार नहीं हुए, हम उनसे विड्रॉ नहीं हुए। हमने प्रायोरिटाइज किया कि ये 2 जो हमारे इश्यूज हैं इनको हम बाद में एड्रेस कर लेंगे, 2 को हम पहले कर लेते हैं। सॉरी। उन 4 इश्यूज में एक हमारा इशू था 9 मई के और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात, दूसरा था सियासी कैदियों की रिहाई, तीसरा था हमारा बहुत बड़ा इशू 8 फरवरी का जो इलेक्शन हमारा लूटा गया, और चौथा था हमारा 26वीं आईनी तरमीम जो कि बंदूक के नोक पे की गई है। राइट। हमने गवर्नमेंट को ऑफर किया, हमने कहा हम आपके साथ बैठते हैं, आप आए, जुडिशल कमीशन बनाएं, 9 मई के और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात करें, आज़ादाना तरीके से पूरी दुनिया देखे कि 9 मई का जिम्मेदार कौन है, जिसके नाम पे, जिस वाक़े के नाम पे तहरीक इंसाफ को पिछला 1.5 साल से निशाना सितम मनाया जा रहा है। और एक 26 नवंबर का वाक़या है जिसमें हमारा इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ है, हमारे दर्जनों कारकुनान शहीद हुए हैं, पूरी दुनिया के सामने कैमरों ने देखा हमारे कारकुनान को, नहते पुरअमन कारकुनान को गोलियां लग रही थी। तो इसका इल्ज़ाम हुकूमत पे है, इसकी भी तहकीकात हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, सब कुछ कौम के सामने आ जाए। एक इस पे जुडिशल कमीशन बना दे, और दूसरा जो हमारे सियासी कैदी हैं इनको हम किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए नहीं रिहाई चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनको फ्री एंड फेयर एक ट्रायल इनका किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, ताकि ये लोग
जो साल 2 साल से जेलों में बंद हैं, ये अपने घरों में जाएं। दूसरे दो जो हमारे मुतालबात है डॉक्टर साहब, एक 8 फरवरी के इलेक्शन की तहकीकात और 26वीं तरमीम जो कि बंदूक की नोक पे करवाई गई, हमने उनको वक्ती तौर पे थोड़ा हमने पीछे कर दिया कि पहले इन दो पे बात हो जाए, कोई मुस्बत रिजल्ट निकले तो हम आगे चलें। लेकिन दुनिया ने देखा कि कोई 1 महीने के लगभग हमने भी कमेटी बना के रखी, गवर्नमेंट ने भी बना के रखी, और वो मुज़ाकरात कमेटी खेलते रहे। और जो हमारा शुरू से मौक़िफ़ था इस गवर्नमेंट के बारे में कि ये एक अर्दली हुकूमत है, ये एक कठपुतली हुकूमत है, ये एक बेख्तियार हुकूमत है, ये एक डमी हुकूमत है, ये एक नाजायज़ हुकूमत है, इनके लिए तो हमारी मुलाकात इमरान खान से करवाना मुश्किल हो गया। ये तो मुलाकात तक करवाने से आजिज़ आ चुके थे, और फिर इन्होंने एक बड़ा मुतालबा रखा बार बार कि जी आपके ये जो मुतालबात है हमें लिख कर दें। हमने लिखकर भी दे दिए इनके इसरार करने पे, लेकिन उसके बावजूद ये जुडिशल कमीशन बनाने पे आमादा नहीं हुए। तो डॉक्टर हुसैन साहब, आज की डेट में अभी तक तो जाहिर है दोबारा मुज़ाकरात कैसे करने हैं, कब करने हैं, इसका फैसला तो इमरान खान साहब करेंगे, लेकिन आज की डेट तक हम दोबारा एहतजाज के मोड पे हैं। एहतजाज से तो हम दस्तबरदार बिल्कुल ठीक है, ठीक किया गया है। आमिर मुगल साहब, आप भी एहतजाज के मूड में हैं, और हमने जिस तरह से इंट्रो में बताया कि पीका एक्ट के बाद जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी प्रोटेस्ट करने जा रही हैं। इस वक्त हमारे पेश इमाम जो हमारे सदर हैं PFUJ के अफजल भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। भट्ट साहब, ये फरमाएं कि आप प्रोटेस्ट करते रहे, इन स्पाइट ऑफ दैट वो एक्ट पास हो गया, लेकिन आपकी जो जिस दिन जरदारी साहब ने साइन किया तो उस दिन आपने कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो आप जरदारी साहब से होपफुल थे, लेकिन ये बिल तो अब बन गया, अब आपका अगले लाएमल क्या है, क्या स्ट्रेटजी है आपकी भट्ट साहब? डॉक्टर साहब, जरदारी साहब से जो हम होपफुल थे ना, उसका एक पीछे एक रिकॉर्ड है, एक तारीख है कि भुट्टो शहीद ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी तो उस वक्त भी पाकिस्तान में यही सूरत हाल थी, और लाहौर चेरिंग क्रॉस में PFU ने एक कैंप लगाया हुआ था जिसमें बेरोज़गार होने वाले सहाफ़ी कोड़े लगाकर सिंबॉलिक बैठे थे। तो भुट्टो साहब ने उस कैंप का विज़िट किया, तो उस वक्त उन्होंने वादा किया कि अगर मुझे हुकूमत में आने का मौका मिला तो तमाम बेरोज़गार सहाफ़ी जो है इन्हें बहाल भी करूँगा, और इसके साथ साथ मैं प्रेस फ्रीडम भी इंश्योर करूँगा। भुट्टो साहब की जब गवर्नमेंट आ गई तो आपको याद होगा कि अखबारी कारकुनों की मुलाजमत और तनख्वाह के तहफ़्फ़ुज़ का एक ही कानून मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसे हम कहते हैं न्यूज़ पेपर्स एम्प्लॉयज़ कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1973 निकोसा। तो वो भुट्टो साहब का तोहफ़ा है, और उन्होंने बड़ा इस पर काम किया। इस तरह बीबी शहीद जब एग्ज़ाइल के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाई तो उस वक्त वो दौर था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तमाम चैनल बजक जुम्बिश कलम बंद किए हुए थे, और उस वक्त भी हम एहतजाज कर रहे थे, फुटपाथ पर थे। तो बीबी शहीद सबसे पहले PFJ के कैंप में इस्लामाबाद पहुंचने के बाद हमारे हम साथ उन्होंने फिर कमिटमेंट की प्रेस फ्रीडम के हवाले से। तो इस हवाले से मैं ये था कि जरदारी साहब एक तो वैसे ही बहरानों के खिलाड़ी हैं, और इस बहरान को वो हल करने में अपना जो है वो हिस्सा डालेंगे, और पीपल पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखेंगे। तो इस वजह से हमें ज़्यादा अफसोस हुआ जब जरदारी साहब ने उस बिल पर हमारी दरख्वास्त को सुने बगैर, हमसे कंसल्ट किए बगैर जो है वो दस्तखत कर दिए थे। तो इसलिए वो ज़्यादा अफसोस हुआ था जरदारी साहब के दस्तखत करने पे। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद यहीं से बात शुरू करते हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। भट्ट साहब, आप से मैं आखिरी सवाल करूं कि आप ये फरमाएं कि आप एक बन गया, अब आपका अगला लाएमल क्या आप इसको चैलेंज कराएंगे या इसमें कोई तरमीम कराएंगे? अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? आपकी मौलाना साहब से भी इस सिलसिले में बात हुई है। डॉक्टर साहब देखें, अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता है जिस पे हम चलना शुरू हो चुके हैं, वो है प्रेस फ्रीडम मूवमेंट।
उसका आगाज़ हम कर चुके हैं। और मैं सिर्फ थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि गवर्नमेंट शायद ये समझती थी कि हम ये एक्ट इसको बना लेंगे, एक दिन एहतजाजी बयान आएगा मजम्मत का, दूसरे दिन मुजाहरा होगा और 26वीं आईनी तरमीम की तरह ये हज़म कर जाएंगे। हमने इसके लिए प्रेस फ्रीडम मूवमेंट उसी तरह शुरू की है जिस तरह PFUJ ने जनरल ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ शुरू की थी। वो 3 साल चली थी। हमारे लोग जेलों में गए, हमारे लोगों ने कोड़े खाए, शाही किले में गए और वो 3 साल चली। और फिर जब दूसरा मरहला आया, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तमाम चैनल जो हैं वो ऑफ फेयर कर दिए थे, तो फिर PFUJ ने जो तहरीक चलाई वो 6 माह चली थी, जिनमें से 72 दिन कंटिन्यूसली कैंप लगा था। ईद के दिन भी कैंप लगा था, क्रिसमस के दिन भी कैंप लगा था। तो इसलिए अब हमने उसी तरह की अपनी प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू कर दी है। पहले मरहले पे हम खुद मुजाहरे कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, वर्कर से रब्ता कर रहे हैं। दूसरे मरहले पर हम पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, ट्रेड यूनियन, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, प्रेस फ्रीडम एक्टिविस्ट, उन सब के सब को एंगेज कर रहे हैं। और उनको एंगेज करने के बाद हम अपनी तहरीक में साथ साथ तेज़ी भी लाते जाएंगे। और फिर इसके बाद ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं उनके साथ रब्ता होगा। अगर हुकूमत को समझ ना आई तो फिर हम पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज नहीं बल्कि धरने की कॉल देंगे, जिसमें पाकिस्तान भर से तमाम काफ़िले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वहां हमारे बैठने की तारीख होगी, उठने की तारीख नहीं होगी। जिस दिन हम यहाँ बैठेंगे उस दिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तानी सफारत खानों के बाहर बैठे होंगे। और हमारा पार्लियामेंट में मैंने जैसे बताया कि बैठने की डेट है, उठने की तारीख नहीं है। फिर वो जितना लंबा भी धरना चला वो उस वक्त ख़त्म होगा जब ये काला कानून वापस लेने का नोटिफिकेशन होगा। बिल्कुल ठीक। बट साहब ये फरमाएं कि इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्रोटेस्ट में जा रही है। क्या आप समझते हैं कि आप उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहेंगे या आप उनको इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होने देंगे? देखें, हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एक जद्दोजहद की बड़ी तवील तारीख है, लेकिन हमारा यह है कि हम किसी और सियासी जमात के एहतजाज को कवर तो करते हैं लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनते। लेकिन जब हमको प्रेस फ्रीडम मूवमेंट चला रहे होते हैं तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को हम दावत देते हैं, वो एज ए गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आते हैं। तो इस तरह का कोई माहौल बना तो देखेंगे। भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, हम स्टूडियो में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा कुछ वेलकम बैक नाजरीन। सुखदेव साहब हैं, तर्जमान सिंध हुकूमत। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा जो मुखालफत है वो कराची की जो तंजीम MQM है, उन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं कहा है? वाकई कुछ ऐसा है या आप इसको ब्लेम समझते हैं? ये तो मैं कहूँगा ये मजाक कर रहे हैं सियासत के नाम पे। MQM मेरी ज़ाती नज़र में अपनी जो उनकी मुर्दा सियासत है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। हर चीज़ को आप लसानी रंग दे दें, हर चीज़ को आप नफ़रत में मुबनी कर दें, वो मुनासिब नहीं है। आप पॉजिटिव किरदार अदा करें, गवर्नमेंट का साथ दें। जब गवर्नमेंट आपको एक्सटेंड कर रही है अपना हाथ तो आएँ, मुल्क के लिए, सूबे के लिए, शहर के लिए साथ मिलकर काम कर दें। पर हर चीज़ को आप लसानी रंग दे दें, हर चीज़ को नफ़रत पे मुबनी आप कर दें, वो मुनासिब नहीं है। हम MQM लंदन की बात करते हैं, बत्ताखोरी की बात करते हैं, पुरानी MQM के हवाले से आग इनको लग जाती है। तो समझ नहीं आता ये आया अभी भी MQM पाकिस्तान का हिस्सा हैं या MQM लंदन है। मुझे लगता है ये एक सिक्के के दो रुख हैं। या तो वाज़े कर दें, जब हम अल्ताफ़ हुसैन या जो पुराने इनके लीडर्स थे उनके बारे में कुछ बोलते तो इनको आग क्यों लग जाती है। जब इन्होंने उस सियासत से तौबा कर ली तो माफ़ी मांग ली, फिर दोबारा उसी सियासत को अपने सर का ताज बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी जो हालिया हमने देखा कि जो सिंध हुकूमत के जो तर्जमान हैं वो ख़ास तौर पे नौजवान लिए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो क्या स्ट्रेटजी है, मतलब क्या करने जा रहे हैं? सिंध के लोगों के लिए क्या मैसेज है आप लोग?
देखिए मैसेज तो क्लियर है। नंबर 1 यूथ को आगे लाना, सिंस चेयरमैन बिलावल भुट्टो हिमसेल्फ इज यूथ, तो एक तो सिंध के जो है यूथ को आगे ला रहे हैं नंबर 1, ताकि सिंध की जो है नुमाइंदगी भरपूर नमूने से हो सके सिंध गवर्नमेंट की, हम अपना मैसेज जो है वाज़ेह तौर पे आगे कर सकें। हमें एक शुरू से ही मीडिया से या हमारे दोस्तों से खिला रहा है कि हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो सही से हाईलाइट नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारा हेल्थ सेक्टर देख लें, पब्लिक हेल्थ देख लें, हमारा आप देख लें जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आप हमारा अब क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारी चीज़ें देख लें, ओवरऑल जो सिंध को हमने 2008 के बाद इतनी डेवलपमेंट दी है वो सारा आप चीज़ देख लें। ऐसे तो अगर आप मुझे बोलने का मौका दे तो मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूँ, पर मसला है कि हमारे दोस्त पूरी तफसील से सुनना नहीं चाहते चीज़ें। राइट। नवीद लाखानी साहब, ये बात हुई कि सिंध में जो है वो हेल्थ सेक्टर को देखें, एजुकेशन सेक्टर को, लॉ एंड ऑर्डर, असल ये चीज़ें होती है ना। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप पाकिस्तान के तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी के मालिक भी हैं। आप इस एजुकेशन में ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्राइवेट स्कूल है, फिर गवर्नमेंट स्कूल है, फिर मदरसाज है, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अराउंड ऑल ग्लोबली अगर देखा जाए तो हमारी कोई ख़ास रिकॉग्निशन एजुकेशन सिस्टम में सेक्टर में नहीं है। आप इस एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं? टू बी ऑनेस्ट सेटिस्फाइड तो नहीं है, बट चीज़ें हो रही हैं। जैसे अभी हमारी हफ्ता पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, सारी सिंध की यूनिवर्सिटियाँ के वाइस चांसलर्स बैठे हैं एक टेबल पे। अब हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल के साथ कल हम बैठे हैं कि थोड़े बहुत सिलेबस चेंज होने चाहिए, क्योंकि 2025 है और अभी तक हमारे सिलेबस 1980s के चल रहे हैं। राइट। तो उसमें काफ़ी चेंजेस आनी चाहिए, जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, IT आ गई है, बट अभी तक हम पुराने सिलेबस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही है और स्टूडेंट्स एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि नाउ वर्ल्ड इज इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज, वहाँ पे आपको सिलेबस और करिकुलम आपको ईयरली बेसिस पे चेंज करने होते हैं। हुकूमत इसमें संजीदा भी है, या दूसरा स्कूल ऑफ थाट ये कहता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है जो प्रोविंशियल हुआ है, तो वो प्रोविंसेस अलग अलग उसको मैनेज कर रहे हैं। मतलब वो अगर वो फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में होता तो ये इसका सिलेबस सेट करना ठीक था। आप किसको सपोर्ट करेंगे रादर देन के प्रोविंशियल सिस्टम, या ये फेडरल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए? सिलेबस की एक चीज़ फेडरल के पास होनी चाहिए और वो सारे सूबों में सेम तरीके से वो सिलेबस पढ़ाना चाहिए। राइट। क्योंकि सिंध का अलग, पंजाब का अलग, KPK का अलग, तो आगे जाके यही स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि KPK का कोई ग्रेजुएट कराची आके जॉब लेता है, कराची का ग्रेजुएट पंजाब जाके जॉब लेता है, तो उस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ में उनको दुश्वारी होती है। सुखदेव साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो 18th अमेंडमेंट की बहुत हामी है, और उनको वो अपने ऊपर 1973 के कानून का भी आइन का जो बनाया उसका भी क्रेडिट लेते हैं, 18th अमेंडमेंट का भी लेते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये भी हैं कि हमारा जो श्रिंक हो गया है सिस्टम। जैसे ख़ास तौर पे लखानी साहब ने कहा कि जो तालीम का निज़ाम है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए जी, पायनियर हम हैं 18 अमेंडमेंट के। मुल्क का पहला आइन भी हमने दिया 1973 में पीपल्स पार्टी ने, और हम इसी चीज़ के हामी हैं कि डेवोल्यूशन हो। एजुकेशन अब सूबाई सब्जेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि डेवोल्यूशन के फ़ायदे क्या है। सिंध पहला सूबा है जो अभी पाकिस्तान में सबसे पहली ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी लाने जा रहा है। अभी तक किसी और सूबे ने इस पे शुरुआत नहीं की। सिंध पहला सूबा है जिसने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, आपके 2 करोड़ से ज़्यादा जायद जो हैं आपके बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है, उसके लिए एक इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें इनिशियली हमने 2 मिलियन से ज़्यादा बच्चों को टारगेट किया। वो हमारी जो है एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हो गई है। 2 मिलियन बच्चों को, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम कैटेगरी कर रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में 20 मिलियन से ज़्यादा है, सिंध में 7 मिलियन है। मैं आपको एक और मिसाल दूँ, सिंध गवर्नमेंट आप रहे हैं, आपका एक यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाते भी रहे, तो आपसे इस पर हम तफसीलन बात करते हैं। इस वक्त हमें जाम कायम अली जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी हैं, तजिया निगार भी हैं। अभी हमने इंट्रो में भी बात की कि SIFC के जो इनिशिएटिव्स हैं
उसमें हमारे काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें हो रही हैं। उसके साथ साथ जो हमारे SIFC को हेड हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंटली बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करते हैं। तो जाम साहब उस कम्युनिटी में भी अवेलेबल होते हैं, तो उनसे पूछेंगे कि क्या लाएमल है इस वक्त मुल्क किस तरफ जा रहा है। जाम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मेहरबानी साहब। जाम साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त जो SIFC के अम्ब्रेला के नीचे प्रोडक्टिव हमारे काम हो रहे हैं, आप सीनियर सियासतदान भी हैं, एक गहरी नज़र रखते हैं इकानमी के ऊपर, आप इससे सेटिस्फाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एंड आर्मी चीफ हमारे सैयद आसिम मुनीर साहब के, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से काफ़ी अच्छा काम चल रहा है सिंध में। और अब आप देखें कि पहली दफ़ा सिंध में ऐसा हुआ है, गोरख हिल में हमने जो है प्लांटेशन ऑलिव ऑयल की, जो ऑलिव जो है उनकी प्लांटेशन हुई है, 30,000 एकड़ हमने वहाँ करवाए हैं गोरख हिल में। अच्छा, फिर आप आ जाएं उमरकोट पे, हमने वहाँ पर भी 10,000 एकड़ ज़मीन ली है और उस पर भी काम जारी है। और 14,000 और हमने तकरीबन समझे ले ली है, समझे 24,000 एकड़ हमने उमरकोट पे। अच्छा, अब आ जाए आप खैरपुर पे। खैरपुर पे भी जो है 15 से 20,000 एकड़ ज़मीन हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ले ली है। वहाँ पर ज़मीन लेके काश्तकारी भी शुरू हो गई है। हमने लोकल्स को ज़मीनें वहाँ पर दिलवाई हैं, लोकल्स वहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ पर पानी का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह नेस्कैफ से हमने अभी पहली दफ़ा पानी का जो सिलसिला है वो भी वहाँ पे जारी और सारी है। तो मेरे ख्याल में आर्मी चीफ जब भी यहाँ आते हैं और फ्रूटफुल बातें होती हैं, और हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट भी कोऑर्डिनेशन में है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मिलके काम करेंगे तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में कि हमें आर्मी चीफ के इनिशिएटिव को जो है इसको अच्छा कहना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए। ये हमारे मुल्क की बेहतरी, चारों सूबों 5-6 सूबों की बेहतरी में ये सारी चीज़ें हैं। जाम साहब, इस वक्त हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट के तर्जमान भी हैं सुखदेव साहब। अभी हालिया बिलावल साहब ने कहा कि ताजरों को चाहिए कि वो सीधा हमसे बात करें, कहीं चुगली ना लगाएं। तो ये कहाँ की बात हो रही है? ताजर कहाँ, आप भी ताजर कम्युनिटी से भी बुलाएंगे, कहाँ चुगली लगा रहे हैं? देखिए जी, मैं एग्रीकल्चर ज़मींदार हूँ, लैंडलॉर्ड हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कम्युनिटी की जब मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी के अलावा तजियाकार भी होते हैं, और वहाँ पर ज़मींदार भी होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी होते हैं, सब होते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है सारा। और मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, ये सबको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। और ये क्रेडिट आर्मी चीफ पे जा रहा है कि आर्मी चीफ साहब ने जो है ये हम सब की बातें सुनी वहाँ पे, और फिर काफ़ी बिजनेसमैनों की जो है वहाँ पर कुछ शिकायत थी, और मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने उन शिकायत का अजाला किया है, पहली मीटिंग की है। और हमें इंशाल्लाह आइंदा भी यही है कि बिलावल साहब सिंध में अच्छा काम कर रहे हैं, और अल्लाह खैर करेगा। आई होप थिंग्स गोज वेल। जाम साहब, आप होपफुल हैं? क्योंकि अभी इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो भी $13 बिलियन पे पहुंचे हैं। हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो डॉलर भी हमारा सस्टेन कर रहा है, हमारे पास बाहर से FDI भी आ रही है। तो आखिर में ये बताएं, आप होपफुल हैं कि पाकिस्तान अब सही ट्रैक पे है और सही सिमत में जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की काविशें हैं, और सिंध गवर्नमेंट में अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं। सारे डिसीजंस उनके साथ मिलके बैठ के, और चारों 5 सूबे जितने भी हैं सब मिलके, देखिए इस वक्त हम बैठ के पाकिस्तान की बात करें, ये नहीं करें कि जी उस सूबे ने ये काम किया, ये सूबा ज्यादा कर रहा है। हम पाकिस्तानी हैं सबसे पहले, और बड़ा अच्छा काम है। उधर मरियम बीबी बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, और हमें बिलावल भुट्टो को भी जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, वो ऑन बोर्ड है हमारे साथ। तो ये पाकिस्तान का मसला है जी। और आपको पता है हमारी फैमिली, जाम फैमिली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा पाकिस्तान का सोचा है,
और अल्लाह खैर करेगा, सब मिलके काम करेंगे। जाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नवीद लाखानी साहब, एक परसेप्शन ये है कि हमारे मुल्क में से हर साल 12 लाख जो नौजवान हैं वो बाहर जाते हैं, और बाहर वो पढ़ने जाते हैं, मोस्टली जॉब भी कर लेते होते हैं। वो एक ब्रेन ड्रेन के नाम से वो जो एंटी स्टेट स्लोगन चलाए जाते हैं कि लोग बाहर। डू यू थिंक कि ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग बाहर जाएं, ग्लोबल विलेज में जाके अपने आप को मनाएं, वहाँ से जाके रेमिटेंस कमाएं? इस वक्त जो हमें $35 बिलियन सबसे ज़्यादा जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो हमें रेमिटेंस है, और यही लोग जाके भेजते हैं, वहाँ पढ़ते भी हैं। ये अच्छी बात है या आप समझते हैं कि इसको डिस्करेज करना चाहिए? नहीं, ये तो पहले भी बाहर जाते हैं लोग। पूरा मिडल ईस्ट हमारी पाकिस्तान की लेबर ने बनाया है, दुबई, सऊदीया, कतर, बहरीन। और ये जो आज जा रहे हैं, इनके माँ बाप भाई बहन तो यही हैं। ये कोई मुल्क छोड़ के फॉर एवर तो नहीं जा रहे हैं, ये वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से रेमिटेंस भी हर महीने भेजते हैं। ये अपने माँ बाप भाई बहनों को घर भी दिलाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि फॉरेन एक्सचेंज आता है मुल्क में। पता नहीं इसको नेगेटिव उसमें क्यों लिया जाता है। नहीं लेना चाहिए। सुखदेव साहब, जो ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो कराची के जो लोगों का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने बेहतर कर लिया है, लेकिन शहरी को जो पानी का मसाइल है वो अभी तक हैं। उस पर रेंजर्स ने और वाटर बोर्ड ने बड़ा काम भी किया ये इलीगल हाइड्रेंट्स को ख़त्म करने के लिए, लेकिन क्या आप समझते हैं, आप होपफुल हैं कि ये पानी का मसला कराची के ख़ास तौर पर लोगों के लिए ख़त्म हो जाएगा? जी होपफुली विद इन 6 to 8 months जो है कराची का मसला ख़त्म हो जाएगा। उसमें 2 जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं, जो K4 आपका है, इट्स ऑन इट्स वे, वो भी इंशाल्लाह 1-1.25 साल में पूरा हो जाएगा। दूसरा जो है आपका 100 MGD जो है KMC के साथ जो चल रहा है आपका, वो भी जो है आपका पूरा हो जाएगा, जो हब डैम से कराची को पानी सप्लाई कर रहा है। अभी वो 60 MGD है, अभी उसकी पाइपिंग हो रही है, एक लाइनिंग हो रही है, वो 100 MGD तक आ जाएगा। हमें कराची की चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं बार बार हर जगह पे कहता हूँ, कराची से मेल्टिंग पॉट। ये वो वाहिद शहर है पाकिस्तान का जिसमें पूरा पाकिस्तान आता है। अनलाइक अदर सिटीज़ जिसमें सूबे के लोग आते हैं, यहाँ पे अपना कारोबार के लिए, राइश के लिए, दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए पूरे सूबे से नहीं पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं। तो ये सिटी ऑलरेडी बर्डन है, वो हर साल बर्डन होता जा रहा है। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड आबादी आपकी है 2, सवा 2, 2.5 करोड़, उसके अलावा भी ऐसी कोई आबादी है जैसे मैं हूँ, मेरा रजिस्टर्ड वोट यहाँ पे नहीं है, मेरे अपने आबाई इलाके में होगा, बट आई लिव हियर। ऐसे पूरे मुल्क से लोग आते हैं आपके पास, लाहौर से, इस्लामाबाद से, सिंध से, पंजाब से, KP से, सिंध के जो आपके रूरल एरियाज़ हैं। तो वो जब आते हैं यहाँ पे तो डे बाई डे यहाँ पे ओवर बर्डनिंग होती है। तो ये इशूज़ पानी के बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि आज हमने पानी की डिमांड मीट कर ली, कोई इशू नहीं होगा पानी का। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो ये इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर जब K4 और ये 100 MGD का हब डैम वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, सो यू विल सी कि ये जो है कराची में पानी का मसला हल हो जाएगा। और इस पर अभी वी आर करंटली वर्किंग ऑन इट। जो भी इलीगल हाइड्रेंट्स के अगेंस्ट आपने खुद जैसे बात की, सिंध गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ LEAs इलीगल हाइड्रेंट्स को जो ये मसला हल कर रही है, तो वी आर होपफुल विद इन 6 to 8 months ये मसला हल हो जाएगा। नवीद लाखानी साहब, पाकिस्तानी दुनिया में जाके अपना लोहा मनवा के आ जाते हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। अभी हम हालिया देख रहे हैं कि एक पाकिस्तानी नौजवान ने सोशल मीडिया एप्स पे एक अमेरिकन खातून को, अमेरिकन पासपोर्ट को यहाँ पाकिस्तान में बुला लिया है। ये आप क्रेडिट तो देंगे ना उस नौजवान को कि पाकिस्तानी यूथ के अंदर टैलेंट तो है ना? बिल्कुल, टैलेंट तो भरा हुआ है हमारे पास। बिल्कुल। कोई फ़ोन, एप्पल का सबसे पहला जो आईफोन आया तो उसका सबसे पहले कोड ब्रेक पाकिस्तानियों ने किया था। बेहतरीन। तो इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। नवीद लाखानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुखदेव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज़ अ रिच ऑफ टैलेंट। पाकिस्तानी जो यूथ है, पाकिस्तानी जो नौजवान है, इनके अंदर इतना टैलेंट है कि वो सोशल मीडिया ऐप्स के तहत वो दुनिया में से US जो मजबूत पासपोर्ट है उसको भी पाकिस्तान में बुला लेते हैं उस लड़की को। तो पाकिस्तानियों के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।